अच्छा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि फर्म्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थ्रू देख लिया था। फिर हमने कॉस्ट देखी। फर्म्स की कॉस्ट दो तरीके की होती हैं, एक फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मीन्स जितना भी बना ले वो हर लेवल पे सेम रहेगी, और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती है प्रोडक्शन के हवाले से। फिर हमने इसका एक बड़ा इफेक्टिव रिलेशन देखा था फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। वो ये देखा था कि फिक्स कॉस्ट टोटल तो हमेशा सेम ही रहेगी, जबकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट टोटल इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। एंड दिस इज द न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर दिस। इससे आप इसको रेफर इस चार्ट को कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं आज की क्लास में। तो देखें, फिक्स कॉस्ट। Fixed costs are the ones that incur regardless of the number of units produced. Fixed cost हमेशा सेम रहेगी, लगेगी लगेगी, चाहे आपकी प्रोडक्शन जीरो भी क्यों ना हो। अगर आप किसी महीने में फैक्ट्री बंद रहती है, हालात ख़राब थे या जो भी था, प्रोडक्शन नहीं थी, तब भी आपको किराया तो देना पड़ेगा। तो इवन इफ प्रोडक्शन इज जीरो, फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड। फिर यहाँ पे एक और बात कही गई, वही जो हमने पढ़ी थी। जस्ट अ रिकैप, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरीज मीन्स चेंज होती है पर यूनिट। और किस तरह चेंज होती है? अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, और अगर प्रोडक्शन कम होगी तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। दैट वाज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ये तो बात हो गई फिक्स कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट में देखें क्या कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज वंस दैट वेरी विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। फिर एक और बात की गई कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, ये भी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अलावा दो कॉस्ट और होती हैं किसी भी फर्म्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की। वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर वन इज, पहले हम देखते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्सटर्नल कॉस्ट भी कहलाती हैं। अब एक्सटर्नल से मुराद ये है कि जो कॉस्ट बाहर वालों को पे की गई। अब देखें इसमें, explicit internal costs are those costs that have been incurred and have also been booked as an expense। ये अकाउंटिंग टर्म आ गई। जो भी आपके अकाउंटिंग के एक्सपेंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट टू सप्लायर, सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, यानी कि आप किसी बाहर से, बाहर वालों को, अपनी कंपनी से बाहर वालों को जो आप पेमेंट करते हो, दैट आर नोन एज एक्सटर्नल या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दीज आर द एक्सपेंसेस दैट आर पेड आउट। पेड आउट मीन्स अपने जेब से जाती हैं, पेड आउट कॉस्ट। इन्वॉल्व कैश आउटफ्लोज, पैसा जाता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉइज, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए दिया, या कोई भी एक्सपेंसेस पे करने के लिए जो आपने कॉस्ट इनकर की, जो आपने खर्चे किए, दे आर ऑल नोन एज एक्सप्लिसिट या एक्सटर्नल कॉस्ट। इन शॉर्ट, जो आपका पीएनएल में जो एक्सपेंसेस आते हैं पेमेंट के, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? एक्सप्लिसिट या इंटरनल कॉस्ट में आ जाएंगे। सिमिलरली दूसरा नाम है हमारे पास एक्सप्लिसिट का रिवर्स, इम्प्लिसिट या इंटरनल कॉस्ट। अब वो कौन सी कॉस्ट होती है? इकोनॉमिक्स की नज़र में ये वाली कॉस्ट वो होती हैं दैट हैव ऑलरेडी इनकर्ड बट आर नॉट सेपरेटली शोन एज एन एक्सपेंस। इसको हम इंटरनली कंज्यूम्ड
कॉस्ट भी कह सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इनको हम कहते हैं कि दीज आर द कॉस्ट दैट आर नॉट पेड टू आउटसाइडर्स। इनकी पेमेंट नहीं होती, इम्प्लिसिट कॉस्ट की पेमेंट नहीं होती। तो वो कौन सी कॉस्ट है जिनकी पेमेंट नहीं होती? इसमें सैलरी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, मालिक अगर खुद सैलरी ले रहा है तो वो अपने आप को क्या पेमेंट कर रहा होगा? तो उसकी पेमेंट नहीं हुई, वो इंटरनली क्या हो गई? कंज्यूम हो गई कॉस्ट। अच्छा, सैलरी टू द एंटरप्रेन्योर, आप अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो अकाउंटिंग में आपने वर्ड यूज किया होगा ड्राइंग, इंटरनली कंज्यूम है ना ये। मालिक बिजनेस का खुद ही अपनी ड्राइंग ले रहा है, सैलरी ले रहा है, दैट इज नोन एज इंटरनली कंज्यूम। सिमिलरली एक और था आपका अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कैश की पेमेंट नहीं होती। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज द कॉस्ट एब्जॉर्प्शन एलोकेशन। तो इसलिए डेप्रिसिएशन भी आपकी क्या है? पे नहीं होती। तो दिस इज योर इंटरनल या इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड और वेरिएबल के अलावा ये दो कॉस्ट भी होती हैं, एक्सटर्नल एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सटर्नल एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को अगर टोटल कर दिया जाए तो दे विल फॉर्म टोटल ऑफ, इनका टोटल कहलाता है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज दीज आर द sum total of implicit and explicit cost, that is economic cost is equals to implicit cost plus explicit cost। अब देखिए इस फिक्स कॉस्ट और जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको हम ग्राफ वगैरह के थ्रू जरा एनालाइज करते हैं। पहला देखें, क्यू मीन्स शेड्यूल है यूनिट्स, दूसरा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का नाम सुनते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इट विल रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स। अब ज़रा यहाँ पे देखें, अगर प्रोडक्शन 0 है तो भी 1000 रुपये लग रहे हैं, अगर प्रोडक्शन 1 यूनिट है तो भी 1000 रुपये लगेंगे, 2 हैं तो भी 1000। दैट इज फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स। फिर है हमारे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट 1000, 1200, 1300 बढ़ रही है। अब आप ज़रा इसमें पैटर्न देखें कि मैं ये कहूँ कि टोटल कॉस्ट 1000 है, 1200 है सेकेंड फर्स्ट लेवल पे, और फिक्स कॉस्ट 1000 है, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली वो होगा वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाती है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज बी वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए इस तरह की सिचुएशन तो आप इसको इस तरह टेक्निकली टैकल कर सकें। या फिर फॉर्मूला देख लें कि अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज 1200 माइनस 1000, तो हमारे पास आंसर भी वही 200 आ जाएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और यही हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। मार्जिनल कॉस्ट से हम सब वाकिफ हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है इसकी। दैट इज इट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब ये टोटल के हवाले से निकलेगी। 1000 से 1200 हो गई तो मार्जिनल हो गई 200, 1200 से 1300 हो गई तो एक्स्ट्रा हो गया 100, 1300 से 1550 एक्स्ट्रा 250। ये टोटल के हिसाब से चलती है। एवरेज टोटल कॉस्ट ATC, एवरेज किस तरह निकलता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 1200 डिवाइड बाय 1, 1300 डिवाइड बाय 2, 1550 डिवाइड बाय 3, 1900 डिवाइड बाय 4। दिस इज एवरेज टोटल। अब अगर इसको आप प्लॉट करोगे फ्री हैंड, दैट इज यहाँ पे हमने लिए यूनिट्स और यहाँ पे हमने सारी कॉस्ट लेनी, इनका ग्राफ बनता है फ्री हैंड। तो
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्जिनल कॉस्ट का स्ट्रक्चर देख लेना। मार्जिनल कॉस्ट का देखें, ग्राफ इस तरह आता है, जस्ट लाइक नाइकी स्टाइल, हॉकी स्टाइल। और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और साथ साथ दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। और इसको हम रिलेट करो जरा लॉज ऑफ रिटर्न से, कि देखें जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है, सॉरी वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते हैं, तो आपकी कॉस्ट जब रिटर्न इंक्रीज हो रहा होता है तो ये आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर एक वक्त आता है कि आपकी कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है, ये डिमिनिशिंग कॉस्ट, ये कांस्टेंट कॉस्ट। फिर बाद में कांस्टेंट होने के बाद क्या हो जाती है, आपकी कॉस्ट इंक्रीजिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये वही लॉज ऑफ कॉस्ट का पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। बहरहाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है वो है मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का। इसको आप अपने पार्ट पे एक दफा ग्राफ को प्लॉट करके देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसी जो ऊपर हमने ग्राफ देखे थे, इसको दोबारा दूसरी तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन शेप देखिए वही है। मार्जिनल कॉस्ट का इसी तरह का शेप आ रहा है। एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एवरेज कॉस्ट का शेप इस तरह आ रहा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप यहाँ पे आ रहा है। अभी एवरेज कॉस्ट जो है इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एवरेज कॉस्ट मीन्स ये है टोटल कॉस्ट। इसमें आपका एवरेज कॉस्ट में आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ रहा है प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आ रही है, और ये यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है। अब जरा इसको देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट कर्व्स, ये जो कॉस्ट कर्व्स आ गए उसका रिलेशन क्या है। द मार्जिनल कॉस्ट इज की टू अंडरस्टैंडिंग हाउ मच फर्म विल वांट टू प्रोड्यूस एंड देयरफॉर सप्लाई टू द मार्केट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहले भी जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि एक फर्म बिजनेसमैन ये देखना चाहता है कि मुझे एक्स्ट्रा कितना फायदा हो रहा है या मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है। ठीक है, अब द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये वाला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व also begins by decreasing, finds a minimum spot and then increase afterwards। वही वाली बात, begins by decreasing, ये decreasing diminishing cost, फिर finds a minimum spot constant, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हम जिक्र कर चुके हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये वाला एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने पढ़ा था, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो वो वही शो कर रहा है। Average fixed cost is always downward sloping because fixed cost remains constant and they are spread out more thinly with each additional unit of output। Additional unit of output से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, तो फिक्स कॉस्ट क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। एवरेज टोटल कॉस्ट कौन सा वाला, ये वाला एवरेज टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, सो इट इज यू शेप। ये पक्का प्याला इस तरह यू शेप बनेगा, और इसमें क्योंकि वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, तो ये देखें वेरिएबल से ऊपर है। क्यों ऊपर है, इसलिए कि वेरिएबल के बाद फिक्स का एलिमेंट ऐड करोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग। इसको और इसको इसको एवरेज कॉस्ट के कर्व को और मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को मजबूती से थामे रखो। ये आगे जाके बहुत ही इस पे डिस्कशंस हैं, इस पे ग्राफ सारे इसी पे डिपेंड करते हैं। पहले इंस्टेंस में तो आप इसका शेप याद करें। जब भी आपको मार्जिनल कॉस्ट कर्व का कहा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए कि जनाब मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस तरह बनता है। फिर जब आपको एवरेज कॉस्ट कर्व कहा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए कि एवरेज कॉस्ट कर्व इस तरह यू शेप बनता है, प्याले की तरह। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है।
पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो कि नंबर 2 पॉइंट है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो क्या कहता है, वो देखें यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट, चलो एवरेज वेरिएबल को नहीं देखो, एवरेज कॉस्ट को देखो। एवरेज कॉस्ट कर्व आर पियर्स्ड एट देयर मिनिमम। पियर्स मींस इंटरसेक्ट करना, काटना। द एवरेज कॉस्ट कर्व is intersected at their minimum points by marginal cost curve। अब इधर देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम ये रहा, पेंदा बिल्कुल, दैट इज द लोएस्ट पॉइंट। इस पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो इसको यहां से कट करता हुआ जा रहा है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम इट्स मिनिमम फ्रॉम बिलो। ये मिनिमम पे बिलो पे कट करता हुआ जा रहा है, ऊपर से कट नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं इधर अगर बनाऊं कि लेट्स सपोज ये एवरेज कॉस्ट कर्व, अब हमें यहाँ पे देखना है एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम ये है, यहां से इसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करेगा, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस तरह इसको कट करेगा, दैट इज द रूल ऑफ थंब। और ये जब नीचे से कट कर रहा है तो इसको कहा जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम फ्रॉम बिलो। दिस इज द की पॉइंट। नीचे से कट कर रहा है, देखो यहाँ ऊपर से यूं कट नहीं कर रहा। अगर ये ऊपर से कट कर रहा होता तो हम कहते हैं फ्रॉम इट्स अबव, लेकिन ये क्या कर रहा है, फ्रॉम इट्स बिलो कट कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम फ्रॉम बिलो। So this was the very much important characteristic of average cost curve and marginal cost curve। ये आपको याद रखना है आगे के डिस्कशंस के लिए, आगे के ग्राफ्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा इकोनॉमिक्स में विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। एक है शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन, एक है वेरी लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन से मुराद ये है कि इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ वेरी मच लिटिल टाइम पीरियड, और लॉन्ग रन मीन्स जो कि इसमें अच्छा खासा टाइम पीरियड हो, और वेरी लॉन्ग रन मीन्स जो कि हमेशा से हमेशा चलता रहे। इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट किया जाता है, लेकिन इसको कलेक्टिवली यूँ समझ लो कि अगर हम मार्केट्स के हिसाब से बात करें तो वो किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और वेरी लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मीन्स फॉर अ लिटिल टाइम पीरियड। जो मार्केट लगती हैं एक दिन की, बुध बाजार, जुमा बाजार, फ्राइडे मार्केट, वो किस लिए लगती है, वो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लगती हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो सप्लायर्स होते हैं वो अपना सामान लेके आते हैं, एक मखसूस क्वांटिटी में बेच दिया, अगर जल्दी बिक गई तो वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट के चले जाते हैं। सही है, यानी कि सप्लाई इज वेरी मच एक्सटेंट लिमिटेड उनके पास, अगर सब्जी है, फ्रूट है, वो जो भी है। तो सच टाइप ऑफ मार्केट या सच टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस इज नोन एज शॉर्ट रन। लॉन्ग रन मीन्स जो अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए चलें। इसमें हम एग्जाम्पल अगर यूँ लें, कुछ एक्सपो वगैरह लगते हैं या एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं, फेयर्स लगते हैं, वो 4-5 दिन या उससे भी ज़्यादा। तो वहाँ पे अगर सप्लाई एक दिन में ख़त्म हो जाएगी तो दूसरे दिन दोबारा सप्लाई आ जाएगी, क्योंकि वो 4-5 दिन चलाने फ्लेक्सिबल है, यानी कि वहाँ पे वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा यहाँ पे सप्लाई फिक्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे तकरीबन फिक्स हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे कुछ फिक्स होंगे और कुछ वेरिएबल होंगे। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है लॉन्ग रन। फिर है वेरी लॉन्ग रन। वेरी लॉन्ग रन मीन्स
जो सदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा, जो हमारी एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स हैं, जैसे कि मॉल्स हैं, वहाँ पे तो बस रोज़ाना बेसिस पे कारोबार चलता रहता है और वो चलते जाएंगे, तो उनको कहा जाता है दैट इज़ वेरी लॉन्ग रन। इस सिचुएशन में क्या होगा कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। दुकानदार अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, वेरिएबिलिटी में होंगे और फिक्स बहुत कम होंगे। इसी चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। शॉर्ट रन में दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स फिक्स। यही बात की कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहेगा। लॉन्ग रन इन विच वेरी आउटपुट बाय वेरिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। और वेरी लॉन्ग रन में फैक्टर्स कैन वेरी। तो यही हमने डिस्कशंस की हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और वेरी लॉन्ग रन की। सो अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें हमने पढ़ा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, implicit cost, explicit cost, then very much important the relation between cost behavior, और उसमें भी important दो कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का रिलेशन आपको याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो एट इट्स मिनिमम। मिनिमम को याद रखना है, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। मिनिमम से कट करना है, कहीं और से कट कर दोगे, अगर यूं कट कर दोगे इट विल बी रॉन्ग, अगर यूं कट कर दोगे इट विल बी रॉन्ग। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ग्राफ की बड़ी प्रिसाइज ड्राइंग करनी है इस सिलसिले में। अब अगर देखा जाए तो हमारे टॉपिक्स में से जो चीज़ें कवर अप हो गई, हमने फर्म प्रोडक्ट्स पढ़ लिए, कॉस्ट को कवर कर लिया। नाउ इट टाइम्स टू डिस्कस द रेवेन्यूज ऑफ द फर्म्स। अब अगर देखा जाए तो रेवेन्यूज का जो सिलसिला है वो बड़ा ही आसान है। असल प्रॉब्लम जो है वो प्रॉफिट्स की है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज भी तीन तरीके के होंगे। एक तो होगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मीन्स वो रेवेन्यू जो उसने अपने तमाम यूनिट्स को बेच के कमाया। तो जो अपने यूनिट्स को बेच के कमाएंगे वो किसी प्राइस पे कमाएंगे। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यूनिट्स दैट इज टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ठीक है। फिर इसी तरह एक होता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मीन्स ऑन एन एवरेज एक यूनिट पे हमें कितना रेवेन्यू मिला। अब देखिए इसमें एक डिस्टिंक्शन ये है कि टोटल रेवेन्यू जरूरी नहीं है कि एक ही सेम प्राइस पे कमाया जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट जो है वो प्राइसेस लगा के बेच रही होती है और उसके बाद टोटल रेवेन्यू किया जाता है। तो ये अकाउंटिंग का वही कॉन्सेप्ट अगर आपने लीफो फीफो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में देखा होगा कि रेवेन्यूज जो है वो तो डिफरेंट सेल प्राइसेस पे आ रहे होते हैं, लेकिन उनका एवरेज किया जाए तो वो हमें एक ऑन एन एवरेज दे देगा। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेवेन्यू का, कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना मिला। तो सिंपल आपने क्या करना है, जो टोटल रेवेन्यूज हैं हर यूनिट लेवल पे ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देंगे, मार्जिनल का वही कॉन्सेप्ट है। तो बस ये तीन तरीके के रेवेन्यूज होते हैं, दैट इज टोटल रेवेन्यूज, एवरेज रेवेन्यूज एंड मार्जिनल रेवेन्यूज। अच्छा, रेवेन्यूज की डिस्कशन अभी आगे आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक, वो हम प्रॉफिट्स को डिस्कस करने के बाद उधर आएंगे रेवेन्यूज में दोबारा। लेकिन फिलहाल रेवेन्यूज के बारे में आप
इतना समझ लें कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज। जिस तरह कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। इसी तरह रेवेन्यूज भी क्या है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू।